हेलो छात्रों, आज हम आपके लिए कराने वाले हैं 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन। जैसा कि आपको पता होगा, हमने 10th क्लास अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन कराना प्रारंभ कर दिया है। तो अपने चैनल पर इसकी श्रृंखला में देखिए, सबसे पहले हमने आपको सेट 2023 का सेट नंबर 1 करा दिया है और आज हम 2023 का सेट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2023 का सेट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं सेट नंबर 2 के लिए। चलिए देखते हैं। फिर से आपको बता दे रहा हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं ये अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर है, देखिए ये वाला है अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर, इसी से मैं करा रहा हूँ। और आइए देखते हैं 2023 सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करेंगे। तो आप लोग अगर चाहते हैं मतलब कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप एक अनसॉल्व्ड पेपर लेके रख लें घर पे आके। क्योंकि अनसॉल्व्ड पेपर जब मैं पूरा क्वेश्चन इस पर नहीं लिख रहा हूँ, पूरा मैं इस क्वेश्चन को सांकेतिक रूप में लिख रहा हूँ, तो आप अनसॉल्व्ड से उस क्वेश्चन को देख लें, तब इसका सॉल्यूशन देखें तो ज़्यादा बहुत बढ़िया आपके लिए। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेट नंबर 2, 2023 का सेट नंबर 2, और सेट का जो कोड है वो DB है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं में परमेय संख्या है। तो देखिए भाई, परमेय संख्या है तो देखिए इसमें दे रखा है, पहला विकल्प दे रखा है √9, दूसरा विकल्प दे रखा है √3, तीसरा विकल्प दे रखा है √0.1, चौथा विकल्प दे रखा है 0.10101001110, इस तरह से दे रखा है, एक नंबर दे रखा है। तो हम देखें, पहले हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या परमेय संख्या है तो उसको P/Q के रूप में हम निरूपित कर सकते हैं। तो भाई देखिए, इसमें अगर हम देखें पहले, किसी भी ऐसी संख्या का वर्गमूल जो एक पूर्ण वर्ग नहीं है, उसका वर्गमूल जो होता है एक अपरमेय संख्या होती है। जैसे हम कहें √5 अपरमेय संख्या, √3 अपरमेय संख्या, √2 अपरमेय संख्या, √6 अपरमेय संख्या, √10 अपरमेय संख्या। तो जिन संख्याओं का वर्गमूल एक पूर्ण मतलब एक पूर्ण संख्या नहीं है, अर्थात जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, अगर उनका हम अंडर रूट करते हैं तो पूर्ण वर्ग संख्याएं जो नहीं है उन पर अगर अंडर रूट लगा दें तो वो एक अपरमेय संख्या में प्राप्त होगी। तो इसमें देख लीजिए, अगर देखो अंडर रूट जो लगा है तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग संख्या जो है 9, तो 9 पे अंडर रूट लगा है। देखिए पहले तो लिखा है √9, तो इन दोनों में अगर हम देखें √9 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा √3 है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके अलावा √0.1 है, ये भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके बाद कुछ इस तरह से लिखा है 0.1, उसके बाद लिखा है 011 01110, इस तरह से लिखा है एक नंबर। तो इसमें कोई सीरीज नहीं मिल रही है हमें। तो हम देखें यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या 9 है और 9 का वर्गमूल जो होगा 3 होगा, तो ये एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो अर्थात इसमें विकल्प आपका A सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ भी दे दे आपके लिए, तो आपको ये देखना है कि अगर किसी पूर्ण वर्ग संख्या पे अंडर रूट लगा दिया जाए तो वो एक परमेय संख्या आएगा, और अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है और उस पर अंडर रूट लगा दिया है तो वो एक अपरमेय संख्या आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था ऑब्जेक्टिव का पहला। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प A सही हो जाएगा, √9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो दूसरा देखिए, दूसरे में क्या दे रखा है? दूसरे में दे रखा है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल है। यानी 2 रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं, तो इनका हमें हल ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक रैखिक समीकरण दे रखा है x + y = 10, x + y = 10, और दूसरा रैखिक समीकरण दे रखा है x - y = 4, x - y = 4। इसका हल हमसे पूछ रहे हैं तो हम विलोपन विधि से हल कर दें। y से y कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2x = 10 और 4 14 हो जाएगा। तो केवल x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अच्छा, x बराबर 7 आ जाएगा तो y बराबर कितना मिल जाएगा? y बराबर 3 मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो समीकरण 1 में जब हम x की जगह 7 रखेंगे तो y बराबर 3 मिल जाएगा। तो इसके हल कितने हो गए? 7,3। देखिए 7,3 दे रखे हैं, तो देखिए 7,3 इसमें दे रखा है, नहीं दे रखा है? देखिए x बराबर 7 y बराबर 3, x बराबर 7 y बराबर 3, जी हाँ, विकल्प B दे रखा है। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का विकल्प भी सही हो जाएगा 7,3। अर्थात इसको ऐसे लिख लो, चाहे x बराबर 7 y बराबर 3, तो ये भी लिखना सही होगा। तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका देख लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है बिंदुओं 5,9 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। बिंदु कितने दे रखे हैं 5,9, कह रहे हैं इनकी बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। पहले आप समझिए चित्र से, वैसे मैं कराने को तो थोड़ी देर में हो जाए, ज़्यादा देर में करा दूंगा, लेकिन आपको समझ में चित्र से ही आएगा। कह रहे हैं 5,9 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। 5,9 बिंदु मिलेगा कहाँ पे, 5 का मतलब है एक्स अक्ष पे 5, देखो एक्स अक्ष पे 5 खाने चलो, एक्स अक्ष की धन दिशा में, तो एक्स अक्ष की धन दिशा में आप 5 खाने चलो, 1 2 3 4 5। तो मान लिए हम यहाँ पे आ गए, बाई अक्ष की धन दिशा में आप 9 खाने चलो, 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा ऊपर ले जाना होगा 7 8 9। चलिए यहां तक हम ले आए। अगर हम 5,9 ढूंढे, देखो कहां पे मिलेगा हमें, देखिए 5,9 हमें यहां पे मिलेगा। अब देखिए पहले समझिए, पहले पूछ क्या रहा है वो कि बिंदु 5,9 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात करो। तो बाई अक्ष से दूरी इसकी निकालो, तो बाई अक्ष ये है ना, तो ये बिंदु बाई अक्ष से कितनी दूर है बताओ पहले। ये बिंदु जो बाई अक्ष से दूरी है वो यही तो होगी, ये वाली। अब ये है कितना, देखो ये जितना ये है उतना ही जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये देखो एक समांतर क्रम में चल रही नहीं चल रही है। तो ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 5 खाने चले, तो ऊपर भी कितना होगा 5 खाने चले होंगे। इसका मतलब अगर हम देखें पहले तो इस बिंदु की बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी, 5 मात्रक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 मात्रक। आप चित्र बना के इस तरह से समझ सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो इसकी बाई अक्ष से दूरी कितनी हो जाएगी 5 मात्रक। तो इसमें देखिए कौन सा विकल्प दे रखा है 5 मात्रक, तो इसमें दे रखा है विकल्प सी। तीसरे में विकल्प सी दे रखा है 5 मात्रक, 5 मात्रक। तो ये सही हो जाएगा 5 मात्रक वाला। अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर है, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो कह रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, देखिए बात समझिए, कह रहे हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं समान होंगी, समकोण है तो अब एक बताओ पहले, समकोण त्रिभुज में भाई कर्ण तो सबसे बड़ी होती है। तो समझने की बात यह है, कॉमन सेंस देखो कि कर्ण तो किसी के बराबर हो नहीं सकती है, क्योंकि कर्ण तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी होती है। तो फिर कौन बराबर होगा, अगर त्रिभुज समद्विबाहु भी है समकोण भी है तो लंब और आधार आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब यह है, जैसे मान लो कोई त्रिभुज हमने इस तरह से बना लिया, क्वेश्चन नंबर 4 पे मारे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे मान लो हमने कोई त्रिभुज इस तरह से बना लिया। अब देखिए त्रिभुज कह रहे हैं कि समद्विबाहु भी है समकोण भी है, तो भाई ये तो किसी के बराबर होगी नहीं, इस कर्ण तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो कह रहे हैं एक भुजा की समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5√2 सेंटीमीटर, तो इसके कर्ण की लंबाई ज्ञात करो। तो 5√2 मान लिए, ये मान लिया हमने। अब भाई देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो भाई 5√2 ये है ना, तो ये 5√2 होगी। कैसे करके, क्योंकि हमने क्या कहा समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो कर्ण किसी के बराबर नहीं हो सकती, तो कर्ण तो 5√2 होगी नहीं। फिर क्या कौन बचता है भाई, एक 5√2 ये मान ली, तो दूसरा 5√2 ये हो जाएगा। अब कर्ण की तो लंबाई हमसे पूछ ही रहे, तो हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय में हम लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम देखें इस त्रिभुज को मान लें ABC, तो हम देखें कि AC ये कर्ण है, AC कर्ण, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, AC स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB ये है, AB स्क्वायर प्लस BC ये है, BC स्क्वायर। तो AC का मान देखो, AC का तो हमें मान निकालना ही निकालना है, तो देखे रहने दीजिए। AB का मान कितना है 5√2, BC का मान कितना होगा 5√2, स्क्वायर है दोनों का तो स्क्वायर का दोनों जगह। अब देख लीजिए तो केवल AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 5√2, 5 का स्क्वायर 25 और √2 का स्क्वायर 2, तो ये कितना हो जाएगा सीधा सीधा बन जाएगा 5√2 और 2 का स्क्वायर 5 बन जाए 25 और 25 दूनी 50, 5√2 ये भी क्या बन जाएगा 50 और 50 और 50 कितना हो जाएगा 100, यानी AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 100। और अगर हम केवल AC बराबर ढूंढें तो केवल AC बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा √ हो जाएगा, तो √100 हो जाएगा। और केवल AC बराबर जो हो जाएगा
√100 को अगर हम हल करें तो देख लीजिए भाई, √100 का मतलब है 100 का वर्गमूल, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। तो AC बराबर कितना आ गया 10, यानी इस सम को तो मुझे कल कितनी आ गई 10 आ गई। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प दे रखा है, तो 10 दे रखा है, विकल्प ए, विकल्प ए दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो विकल्प ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए तो आप लोग इनको सबको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में है भैया कि साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72, इसको हमें सॉल्व करके दिखाना है। आइए कैसे सॉल्व करना है देख लीजिए आप लोग। इसको देखिए हम ऐसे लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 18 माइनस जी कॉस स्क्वायर 72 है, इसको हम लिख लें कॉस स्क्वायर 72 को क्या लिख लें, कॉस 90 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18, 72 को 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 18, ये तो रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, माइनस, अब देख लीजिए पहले कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ना पहले ही चतुर्थांश में आ रहा है, तो पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 18, साइन स्क्वायर 18 माइनस साइन स्क्वायर 18, सेम चीज में सेम चीज घटती क्या आता है, 0, तो 0 आ गया। तो देखिए 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा सही है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी में दे रखा है 0, तो ये विकल्प बी सही है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। देख लीजिए पहले, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, देखिए इसमें एक चीज गलत बोली, किसी धनात्मक सम पूर्णांक बोला है। सम पूर्णांक अगर बोलेगा, अगर धनात्मक सम पूर्णांक के लिए बोलेगा तब तो विकल्प p+1 ही सही होगा, लेकिन इससे इन्हें बोलना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी किसी धनात्मक पूर्णांक, मतलब जनरली कोई भी पूर्णांक ले लो, तो किसी धनात्मक पूर्णांक की अगर बात करी जाए तो कह रहे किसी धनात्मक पूर्णांक, किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए, यानी p के लिए p के कुछ भी मान ले लो आप, और हमेशा हमें विषम संख्या मिले, p1 ले लो, p2 ले लो, p3 ले लो, p4 ले लो, और हमेशा हमें एक विषम संख्या मिले। तो ऐसी कंडीशन पे तो कह रहे हैं तो p का कौन सा मान लिया जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें पहले, तो इसमें देखिए अगर p का वो बोले केवल धनात्मक पूर्णांक शब्द इस्तेमाल, ध्यान पकड़ के चलना, केवल वो ये बोले कि p धनात्मक पूर्णांक है, तब तो विकल्प सही होगा आपका 2p+1। अब क्यों, क्योंकि आप p का कुछ भी मान ले लो, p का कुछ भी मान ले लो, और हमेशा एक विषम संख्या मिलनी चाहिए। p का मान चलो 1 लो आप, तो 1 लोगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 गुणा 1 + 1, 2 एकम 2 + 1 बराबर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। p का मान आप 2 ले लो, तो 2 गुणा 2 + 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, p का मान आप 5 ले लो, तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 1 11। तो ये कुछ भी ले लो आप p का मान, आप p का मान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके अगर आप कुछ भी मान 2p+1 में रखोगे तो हमेशा आपके लिए एक विषम संख्या मिलेगी। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये शब्द इस्तेमाल कर दे कि p जो है एक सम संख्या है, ध्यान बोला, p जो है एक सम संख्या, अगर ऐसा शब्द इस्तेमाल करे तो जो विकल्प सही होगा, तो किसी भी सम संख्या में अगर 1 जोड़ने पर विषम संख्या मिलती है तो उत्तर सही हो जाएगा, तो p+1 वाला। तो वो आंसर कौन सा सही होगा, p+1 वाला आंसर सही होगा। अगर वो ये बोले कि धनात्मक, ये केवल ये बोले कि p धनात्मक सम संख्या, अगर ये ऐसा बोले, क्वेश्चन में यही बोला है कि p धनात्मक सम संख्या है, तब तो उत्तर ये वाला सही होगा, p+1 वाला। अगर बोले p कोई पूर्णांक है, तब उत्तर कौन सा सही होगा, 2p+1 वाला। चलिए आप, ये दूसरा है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन के अनुसार तो विकल्प p+1 होना चाहिए, लेकिन इसमें उत्तर देखिए 2p+1। तो अगर ऐसा है तो ये उत्तर कौन सा होना चाहिए, ये। और देखिए इसमें 2p+1 भी दे रखा है, p+1 भी दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन के अनुसार जो विकल्प सही होना चाहिए, क्वेश्चन में जो लिख रखा है उसके अनुसार विकल्प ये सही होना चाहिए। तो देख लीजिए पहले, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, यदि संख्याओं 7 8 x 11 14 का माध्य x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। का माध्य कितना है, x है, इनका सबका माध्य।
बोला गया है कि भाई संख्याएं दे रखी हैं कुछ, कौन कौन सी दे रखी हैं? संख्याएं दे रखी हैं 7, 8, x 11, 14। 7, 8, x 11, 14। इनका सबका समांतर माध्य कितना दे रखा है? समांतर माध्य इनका सबका जो दे रखा है वो दे रखा है x। तो कह रहे हैं x का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं समांतर माध्य क्या होता है? कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। तो देखिए पहले समांतर माध्य हमारा दे रखा है x, तो समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग करो। तो कुल पदों को पहला पद 7 है, 7 और 8 कितने हो जाएंगे? 15, 15 और 11 कितने हो जाएंगे? 11, 11 और 15 कितने हो जाएंगे? 26, 26 और 14 कितने हो जाएंगे? 26 और 14 हो जाएंगे 40 और प्लस x। तो सभी का योग कितना हो जाएगा? 40 प्लस x बटे में कुल संख्याएं कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो कुल पद कितने हैं? 5 है। थोड़ी देर को इसके बटे में 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 5 का x से मल्टीप्लाई करें तो 5x हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 40 प्लस x। x को इधर ले आइए आप 5x की तरफ, तो 5x माइनस x बराबर हो जाएगा 40। 5x में से 1 x जाएगा तो बचेगा 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 40, 4 धाई 40, अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो x का मान कितना आ गया? 10। तो देख लीजिए हम क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये क्वेश्चन नंबर 7 किया है हमने, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें देखा x बराबर 10 आया है। तो x बराबर 10 कौन से विकल्प में दे रखा है? बी दे रखा है। तो उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो इस तरह से विकल्प बी जो है सही हो जाएगा, अर्थात x का मान 10 आ रहा है। अगला देखिए क्वेश्चन 8 में कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हैं तो c का मान है। देखिए भाई कह रहे हैं इसके मूल समान हैं, तो देखिए मूल समान की कंडीशन क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। अगर मूल समान होंगे तो मूल समान की शर्त क्या होती है? मूल समान होंगे, मूल समान होंगे। तो मूल समान होने की शर्त होती है क्या होती है? b² - 4ac ये बराबर होना चाहिए 0 के। क्या के बराबर होना चाहिए? 0 के। तो लगाओ आप देख लीजिए पहले इसमें मान। तो देखिए b² - 4ac 0 कब होगा? अच्छा आप देखो पहले, अगर हम देखें पहले तो समीकरण क्या दे रखा है हमारा? ax² + bx + c बराबर 0। तो ax² + bx + c बराबर 0। अगर हम देखें इस ये 0 कब होगा? अगर हम देखें पहले कि वो ये कह रहे हैं कि माना केवल b² इसको मुदल ले जा रहे, बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। b² बराबर क्या हो जाएगा? 4ac। हमें केवल c का मान निकालना, बोले c का मान क्या होगा? तो c को केवल अपनी जगह पर रहने दो, तो ये क्या हो जाएगा? b² अपॉन में 4a। अगर c की जगह पे इतना मान लगा दो तो इसके मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। तो b² अपॉन 4a किस विकल्प में दे रखा है? b² अपॉन में 4a। तो ये दे रखा है विकल्प डी में दे रखा है। किस में दे रखा है? विकल्प डी में। और ये कौन सा क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कौन सा दे रखा है? क्वेश्चन नंबर भैया ये क्वेश्चन नंबर 8 का हल है। क्वेश्चन नंबर 8 का ये हल है कि विकल्प डी सही है इसका। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा, b² अपॉन 4a। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 9 में देख रखा है कि दिए गए चित्र में AD बराबर दे रखा है, AD x + 3 दे रखा है, BD 3x + 19 दे रखा है, AE x दे रखा है और EC दे रखा है 3x + 4। तो कह रहे हैं कि तथा एक चीज और दे रखी है कि DE समांतर BC के है, DE है BC है, DE समांतर BC है। तो पूछ रहे हैं तो x का मान पूछ रहे हैं कि x का मान क्या होगा। तो देखिए त्रिभुज में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो मैं बता दे रहा हूं। अगर किसी भी त्रिभुज में अगर कोई भी रेखा, जैसे त्रिभुज के अंदर कोई रेखा खींची जाए जो किसी एक भुजा के समांतर हो, तो वो जो दो अन्य भुजाओं को काटती है उनको समान अनुपात में काटती है। ये इसके तो समांतर हो गई, लेकिन ये और ये इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटी। समान अनुपात में काटने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक बराबर है, यहाँ से यहाँ तक बटे यहाँ से यहाँ तक, ये बराबर होगा। ये कैसा होगा? अनुपात दोनों तरफ का अनुपात, इधर का अनुपात और बराबर होगा इधर का अनुपात, दोनों तरफ का अनुपात। इन दोनों भुजाओं के दोनों तरफ का अनुपात कैसा होगा? बराबर होगा। तो यही कहता है। तो बस देखते हैं। तो हम जानते हैं DE समांतर BC है, तो क्या हो जाएगा? x + 3 बटे
3x प्लस 19 और बराबर किसके होना चाहिए, यानी यहां से यहां तक और बटे यहां से यहां तक, बराबर इधर इस साइड वाले आ जाओ, यहां से यहां तक x और बटे 3x प्लस 4, x और बटे में 3x प्लस 4 हल कर लीजिए। देखो भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले यहां से, तो ये कितना हो जाएगा, देखो पहले 3x प्लस 4, देखो इस 3x की x से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। 3x की 3 से करो तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9x हो जाएगा। अब 4 की करो, 4 की x से करोगे 4x हो जाएगा, 4 की 3 से करोगे 4 तिया 12 हो जाएगा, बराबर में x की 3x से करोगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, x की 19 से करोगे तो प्लस के 19x हो जाएगा। 3x स्क्वायर इधर 3x स्क्वायर इधर, दोनों तरफ से कट गए, बचा कौन, देखो 19x और 19 और 4 कितने हो, 9 सॉरी 9 और 4 कितने हो, 13x ये हो गए इधर, ये कितने हैं 19x को जब हम इधर लाएंगे तो माइनस के 19x हो जाएंगे, बराबर में ये 12 हैं, इनको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस के 12 हो जाएंगे। जब 19 13 19 है तो देखिए भाई अगर 19 में से 13 घटेंगे तो माइनस के 6x बचेंगे और बराबर माइनस के 12 बचेंगे, तो 6 से 12 को कैंसिल कर दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 2, तो x का मान कितना आ गया 2। तो देखिए कौन से विकल्प में दे रखा है x बराबर 2, तो विकल्प सी में दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो ये विकल्प सी सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, अर्थात 2 सेंटीमीटर, तो यही विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी कौन सी संख्याओं का, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का नहीं, धनात्मक सम संख्याओं का। तो 1 से लेकर 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं, सम संख्याएं कौन कौन सी आएंगी, 2 4 6 8 10, तो यही तो आएंगे सम संख्याएं, तो लिख लो। तो कौन कितने कितने का समांतर माध्य निकालना है हमें, 2 4 6 8 10, उन्होंने बोला है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य बोला है, तो यही तो हो जाएंगे 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याएं। तो देख लीजिए आगे देखते हैं, तो इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं इनका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर, देखो 2 और 4 कितने हो जाएंगे 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, बटे में पद कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर दो, 5 6 कितने हो जाएंगे 30, अर्थात समांतर माध्य कितना आ जाएगा 6, यानी यहाँ से अगर देखें हम जो समांतर माध्य जो आ रहा है वो भाई 6 आ रहा है, तो वही हमसे निकालना था। उसने 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का समांतर माध्य क्या 6 विकल्प किस में दे रखा है, तो 6 विकल्प जो दे रखा है विकल्प डी में दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का विकल्प डी सही हो जाएगा, अर्थात 6 आंसर, ये समांतर माध्य ये 6 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 11 में दे रखा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये जो है क्वेश्चन 10 का चित्र है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखें कह रहे हैं 156 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा था क्या, पहले समझिए। आप जानते हैं अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जो संख्याएं एक और खुद के सिवाय किसी अन्य संख्या से पूरी पूरी डिवाइड ना हो तो उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 13 है 17 है 19 है 23 है, तो इस तरह से 29 है, तो इस तरह से ये संख्याएं वो संख्याएं हैं जो खुद के सिवाय और एक के सिवाय किसी से अन्य संख्या से पूरी पूरी डिवाइड नहीं हो रही हैं, तो ऐसे संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। तो 156 के गुणनखंड में ऐसी ही संख्याएं आनी चाहिए, यानी 156 के गुणनखंड में 4 नहीं आनी चाहिए, क्यों 4 अभाज्य नहीं है, 4 भाज्य है। 156 के गुणनखंड में 6 नहीं आनी चाहिए, 156 के गुणनखंड में 8 नहीं आनी चाहिए, तो ये क्या है, ये सब भाज्य संख्याएं, इनका नहीं आना चाहिए बल्कि अभाज्य संख्या आनी चाहिए। कौन कैसी संख्याएं आए, जैसे 2 3 5 7 11, इस तरह की संख्याएं 156 के गुणनखंड में आनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पहले, तो 156 के गुणनखंड कीजिए, तो देख लीजिए 156 कौन सा है, 156, तो 156 के गुणनखंड करो। सबसे पहले 156 हमें दिख रहा है लास्ट में सम संख्या 2 से कट जाएगा, तो 2 7 14, 1 बचेगा इधर 16 हो जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 9 18,
अब 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, अब 13 से कटेगा, 13 एकम 13, तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए वो हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। देख लीजिए इस टाइप का कौन सा विकल्प दे रखा है, 2 2 2 3 13, 2 2 3 13, 2 2 3 13। तो देखिए पहले 2 2 3 13, तो ये विकल्प बी दे रखा है। कौन सा विकल्प दे रखा है, बी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया विकल्प बी सही हो गया। इसमें देखो ऐसे करके लिख दिया उन्होंने, 2 का स्क्वायर गुणा 3 गुणा 13। तो आपको इससे टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि 2 को हमने इस तरह से लिख दिया, उन्होंने 2 का स्क्वायर करके लिख दिया है, तो आपको इस बात से टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 को, यदि एक वर्गीकृत आंकड़े का माध्य और बहुलक क्रमशः 24 और 12 हैं तो इसका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए, इसमें थोड़ा सा तो इसका फार्मूला थोड़ा सा लंबा लिखा आएगा तो जगह नहीं बची है, पहले आप इसे नोट कर लीजिए तब मैं कराऊंगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। तो क्वेश्चन 12 में दे रखा है कि देखिए कि एक वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य और बहुलक दे रखा है 24 और 12। तो कह रहे हैं इसका माध्यक ज्ञात करो, माध्यक या मध्यका इसकी ज्ञात करनी है। तो अपने पिछले वीडियो में जो आपने जब हमने आंसर पेपर स्टार्ट कराया था तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि माध्य, माध्यक और बहुलक में एक संबंध बताया था। तो ये होता है बहुलक बराबर बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये हमने आपको फार्मूला बताया था। इसी फार्मूले में आप मान रखिए और सीधा सीधा आ जाएगा। तो बहुलक कितना दे रखा है, 12। 3 गुणा माध्यक, 3 गुणा माध्यक, माध्यक तो मैं निकालना ही निकालना है, 2 गुणा माध्य, माध्य कितना दे रखा है 24। तो हो जाएगा 12 बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस के 12 दूनी कितना हो जाएंगे, 12 दूनी हो जाएगा, सॉरी 24 दूनी 48 हो जाएगा। जब 48 माइनस के इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे और 48 इधर लाएंगे प्लस के हो जाएंगे। तो 12 और 48 कितने हो जाएंगे, 60। 3 गुणा माध्यक, हमें चाहिए माध्यक, तो 3 से काट दो, 3 20 60, अर्थात माध्यक कितना आ गया, माध्यक जो आ गया वो 20 आ गया। तो माध्यक कितना आ गया, 20 आ गया। तो यही हमसे पूछ रहे थे। तो इसमें विकल्प देखिए कौन सा दे रखा है, तो माध्यक जो है 20 आ गया। इसमें देखिए विकल्प कौन सा दे रखा है, माध्यक वाला। तो इसमें देखिए विकल्प दे रखा है, बी दे रखा है। तो विकल्प इसका बी सही हो जाएगा, इसका विकल्प बी सही हो जाएगा, 20 वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, कह रहे हैं यदि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 13वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में 2 समीकरण दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, 2x + 3y = 5, 2x + 3y बराबर में 5 दे रखा है। तो इसको हम बराबर वाले 5 को इधर ले आए तो ये कितना हो जाएगा, -5 लिख लेंगे, बराबर में 0 इधर ले लें। क्वेश्चन में हमारा 5 जो बराबर में दे रखा है लेकिन हमने 5 को इधर कर लिया है क्योंकि माइनस में हो गया। इधर हमने इसलिए की क्योंकि इसकी आगे चल के जरूरत पड़ेगी। आगे देखिए 4x + ky = 10, दूसरा समीकरण दे रखा है कि 4x + ky और बराबर में दे रखा है 10, लेकिन हम 10 को बराबर में ना लिखेंगे बल्कि हम इसको इधर ले आ रहे 10 को, तो -10 हो जाएंगे अब बराबर में 0। अब यहां से देख लीजिए पहले, अगर हम देखें a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर 3 हो जाएगा। c1 बराबर हो जाएगा -5, c1 बराबर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें a2 बराबर देखें तो 4 हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा।
और C2 बराबर अगर हम देखें तो C2 बराबर माइनस का 10 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। करें इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अपरिमित रूप से अनेक हल की शर्त क्या होती है? दो रेखाएं संपाती होती है तभी अपरिमित रूप से अनेक कोण होती है, और संपाती जब होती हैं तो संपाती रेखाओं का जो कंडीशन वो क्या होती, शर्त होती है, यानी अनेक हल होंगी। अनेक हल हैं तो इसलिए क्या हो जाएगा, A1 बटे A2 बराबर हो जाएगा B1 बटे B2 बराबर हो जाएगा C1 बटे C2। तो लगाइए भैया, A1 का मान कितना है, 2 है, A2 का मान कितना है, 4 है, बराबर B1 का मान कितना है, 3 है, B2 का मान कितना है, k है। तो यहां से देख लीजिए k का मान यहीं से निकल आएगा। तो यहां से देख लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो k 2k हो जाएगा। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 12 है। k बराबर यहां से कितना आ गया, 6। अच्छा देखिए, इनसे निकाल के देख लेते, अगर कोई नया मान निकल के आएगा देखते हैं पहले। अगर नया निकल के आएगा तब तो ठीक है, और नया नहीं निकल के आएगा तो बस यही हो जाएगा उत्तर। तो देख लीजिए, ये अगर देखो अगला तीसरी ये भी तो होती है शर्त कि ये -5 और बटे -10 ये भी बराबर हो जाएगा। तो इनसे अगर हम निकालेंगे तो इनसे भी यही निकल के आएगा। देखो इन दोनों से अगर निकालोगे तो 10 कितना हो जाएगा, -30 हो जाएंगे, और ये 5k हो जाएगा। तो यहाँ से भी 6 ही निकल के आएगा। तो k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर 6 ही हो जाएगा। तो ये जो आंसर हो जाएगा आपका, k बराबर 6 कहाँ दे रखा है, तो k बराबर जो 6 दे रखा है, 6 वो डी में दे रखा है। तो विकल्प डी जो है उत्तर सही हो जाएगा, 6। तो 13वें क्वेश्चन का जो उत्तर सही हो गया वो विकल्प डी 6 हो गया। तो देखिए पहले इसको नोट कर लीजिए आप, इसके बाद में अगला कराऊंगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर ABC और BD दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुजों ABC और VDE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए वैसे तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये प्रश्नावली जो है आपके सिलेबस से हटा दी गई है, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ उसके लिए। देखिए जब भी आपको पता है कि क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो वो कह रहे हैं, जब भी मध्य बिंदु की बात कर रही है कि जो डी और ये मतलब त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो भैया मध्य बिंदु की बात जो करी गई है, तो हम जानते हैं कोई भी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो अगर मध्य बिंदु की बात करी गई है, अगर मान लो इसकी भुजा AB है, तो छोटा त्रिभुज जो है वो मध्य बिंदु के मतलब मध्य बिंदु पे उसकी भुजा जो मध्य बिंदु से मिल रही है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो भुजा होगी इसकी आधी होगी। तो ये क्या हो जाएगी, AB बटे 2 हो जाएगी इसकी भुजा। अगर इसकी भुजा AB है ABC की, तो BD की भुजा क्या हो जाएगी, AB बटे 2, क्योंकि नीचे वाले की जो भुजा है वो मध्य बिंदु को मिलाने से मिल रही है ना, तो वो आधी मिलेगी दोनों का। अब हम जानते हैं त्रिभुजों का जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दोनों का वर्ग कर दो भैया, तो वर्ग करने पे क्या हो जाएगा, वर्ग करने पे जो मिलेगा हमें AB स्क्वायर बटे में AB स्क्वायर बटे में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, AB से AB कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 ऊपर पहुंच जाएगा, 1 नीचे बचेगा। तो अनुपात क्या हो जाएगा, सीधा सीधा हो जाएगा 4:1। क्या हो जाएगा, 4:1। अब आप एक बात आप याद कर लीजिए, कभी भी आपसे भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर त्रिभुज बनाया जाए और उससे अनुपात पूछा जाए तो आप ऐसे डायरेक्ट याद रखिए, 4:1 है, 1:4, यानी बड़ा पहले दिया हो तो 4:1, अगर छोटा पहले दिया हो तो 1:4। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें 4:1 कौन सा विकल्प दे रखा है, तो ये विकल्प दे रखा है C। तो इसमें जो विकल्प सही हो जाएगा वो C सही हो जाएगा। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 में देखा यदि cos A बराबर 7/25 तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात कीजिए। cos A बराबर 7/25, तो कह रहे हैं तो किसका मान निकालना है, तो tan A प्लस cot A का मान ज्ञात करना है।
तो tan a प्लस cot a का मान हम कैसे निकालेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले जब भी आपको कोई ऐसी वैल्यू सामने दिखाई दिया हो जो त्रिभुज के मतलब जो त्रिकोणमितीय टेबल होती है, टेबल जो कोणों के मान दिए होते हैं, उनमें से कोई भी वैल्यू ना हो तो तुरंत दिमाग में बिठा लो, तुरंत त्रिभुज बनाओ, फटाक से तुरंत त्रिभुज बनाओ, तुरंत त्रिभुज बनाओ। त्रिभुज बना लिया, इसको त्रिभुज पे सेट कर लो। cos a बराबर 7/25 है, तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या होता है। अगर हम थीटा इस कोण को मान लें या इस कोण को हम a मान लें, ये दे रखा है इसमें तो a मान लो, तो देखिए cos a बराबर 7/25 दे रखा है, तो इस कोण के लिए आधार हो जाएगा ये, लंब हो जाएगा ये, कर्ण हो जाएगा ये। तो हम जानते हैं cos a बराबर होता क्या है, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सीधा सीधा आधार कितना हो जाएगा 7, कर्ण कितना हो जाएगा 25। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो ये जो लंब आएगा, लंब 12 आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम निकालेंगे तो लंब कितना आएगा 12 आएगा। नाम निकाल के देख लो, पाइथागोरस प्रमेय से जब निकालेंगे हम तो 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देख लीजिए 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 बराबर ये कितना हो जाएगा 49 प्लस लंब का स्क्वायर। केवल लंब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 625 की तरफ आ जाएगा, 49 आ जाएगा, सॉरी 12 नहीं आएगा बल्कि कुछ मिस्टेक कर रहे थे, भी देख ले रहे पहले। तो लंब स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 घटाओ इसमें से तो कितना हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 6। 15 में से 9 घटाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 11 में से आ जाएगा कितना बचेगा 6 7 बचेगा। और देखिए यहाँ कितना बचा 576, तो केवल r बराबर कितना हो जाएगा √576। और √576 का मतलब कितना होता है, √576 का मतलब हो जाएगा 24, यानी लंब कितना आ गया 24 आ गया, कितना आ गया 24, सॉरी 12 नहीं ये 24 होगा, ये 24 होगा, सॉरी 12 नहीं मैंने ऐसे लिख दिया था, ध्यान थोड़ा भटक गया था, 24 आएगा। कैलकुलेशन थोड़ी दिमाग में की वो गड़बड़ हो गई थी, तो देख लीजिए 24 आएगा। अब पूछ क्या रहे हैं, तो कह रहे हैं आपसे tan a और cot a के, तो tan a का मान निकालो। tan a क्या होता है, हम जानते हैं tan a बराबर होता क्या है, tan a, तो tan a बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, tan a प्लस cot a। tan a का मान क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 24 है, आधार कितना है 7 है। अच्छा cot a क्या होता है, cot a होता है आधार बटे लंब, तो ये हो जाएगा 7/24। इन दोनों को हल कर लीजिए, तो इन दोनों को हल करने पे कितना आ जाएगा 24 में कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49 बटे में 24 सत्ते कितना हो जाएगा 24 सत्ते 168 हो जाएगा, 24 सत्ते 100 कितना हो जाएगा 24 सत्ते अभी 7 चौक 28 के 8 हाथ से 2 और 7 दूनी 14 और 2 16, जी हाँ 168 हुए 24 सत्ते है, ठीक है 4 सत्ते ठीक है 168 ही होगा। ऊपर ये कितना हो जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 625 बटे में 168, 625 और बटे में 168। देखिए इसमें 15 में देखा जाए 625 बटे में 168 जो दे रखा है वो विकल्प डी में दे रखा है, यानी 625 बटे 168 जो 15वें क्वेश्चन में दे रखा है, तो वो हमारा विकल्प डी में दे रखा है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा उत्तर विकल्प डी, आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है तो इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या यानी ये जो वृत्त है ना, ये त्रिज्याएं दे रखी है दो वृत्त की, तो इनका क्षेत्रफल निकालो और क्षेत्रफल जोड़ के जो एक वृत्त का क्षेत्रफल बने उस क्षेत्रफल के बराबर जो वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखो दोनों छोटे छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ के बड़े वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम जानते होंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हमने मान ली भैया बड़ी आर मान ली, तो पाई बड़ी आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर प्लस
पाई r2 स्क्वायर। पाई देखो यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो पाई दोनों जगह से कॉमन लेके चली जाएगी, तो r स्क्वायर बराबर r1 का स्क्वायर कितना है 4 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, केवल r बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट में 16 9 25। तो अब बड़ी r बराबर कितना आ गया 5 आ गया। यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या, जो वृत्त दोनों वृत्तों को क्षेत्रफलों को जोड़ के बनेगा, तो उसकी जो त्रिज्या आ जाएगी वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो 5 सेंटीमीटर कौन से विकल्प में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16 में, तो 5 सेंटीमीटर विकल्प ए दे रखा है, तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो गया। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। कौन सा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 के मूल हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसके हमें मूल निकालने हैं। तो देख लीजिए फैक्टरी कर लीजिए, फैक्टर 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। इन दोनों से कॉमन ले लीजिए x माइनस 5 आ जाएगा, यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 5 आ जाएगा बराबर में 0। x माइनस 5 ये, x प्लस 2 ये बराबर में 0। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5, ये एक मूल मिल गया। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 2, ये दूसरा मूल मिल गया। तो दोनों मूल कितने मिल गए 5 कौमा माइनस 2 या माइनस 2 कौमा 5। तो कौन से विकल्प में दे रखा है, तो ये दे रखा है भैया 5 कौमा माइनस 2, ये विकल्प बी में दे रखा है। ये 17वें क्वेश्चन में 5 कौमा माइनस 2 दे रखा है, ये विकल्प बी में दे रखा है। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा विकल्प बी सही हो जाएगा 5 कौमा माइनस 2। आगे देखिए, अगर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में देखें आप, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या रखा है, यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहे हैं। यानी समतल मैदान पर एक मान लो एक मीनार है, ठीक है, मान लो मीनार जब ये है, मीनार की लंबाई मान ले 1 मान ले, छाया जो बनेगी जमीन पे ही तो बनेगी भैया। मीनार जब सीधी खड़ी है तो छाया हमेशा काहे बनती है, जमीन पे बनती है। तो छाया मान लो कह रहे हैं अगर ये 1 है तो ये कितनी हो जाएगी √3 हो जाएगी। कह रहे हैं सूर्य का उन्नयन कोण कहाँ, मान लो यहाँ बनेगा सूर्य का उन्नयन कोण थीटा। तो कह रहे हैं ये उन्नयन कोण ज्ञात करो, तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब 1 है, आधार √3 है, तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3, tan 30 का मान होता है। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 अंश आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया। कौन सा विकल्प में दे रखा है, थीटा बराबर 30 अंश, तो ये विकल्प सी में दे रखा है। 18वें क्वेश्चन में विकल्प सी में दे रखा है थीटा बराबर 30 अंश। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है कि 45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक धातुक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक बेलन है, उसको पिघलाकर कितने गोले बनाए जा सकते हैं उनकी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं जब भी एक आकृति से दूसरी आकृति बनाई जाए, मतलब कोई भी मान लो आकृति से दूसरी आकृति जब पिघला के बनाई जाती है तो दोनों का आयतन जो हम बराबर करते हैं। तो माना हम n गोले बनाए जाएंगे, तो हमने माना गोलों की संख्या बराबर n मान ली, तब क्या हो जाएगा n गुणा गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई
आर क्यू, गोले की त्रिज्या हमने छोटी आर मानी है बराबर, और छोटी आर का मान कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, बेलन की जो त्रिज्या क्या होती है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई, और बेलन की त्रिज्या हमने क्या मानी कैपिटल आर स्क्वायर, यानी कैपिटल आर क्या मान कितना है 2 है, एच कितना है 45 सेंटीमीटर। हल कर लो इसके लिए, तो हल करेंगे देखो भैया, तो ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा n गुणा, ये हो जाएगा देखिए 4/3 गुणा 3 गुणा और 3 का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 45 जो कि तो लिखा जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, बचा क्या n गुणा 3 3 9 बराबर 45, 9 से 45 काट दो तो n बराबर कितना आ जाएगा 9 पंजे 45 होता है, तो n बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी इस प्रकार के जो गोलों की संख्या हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। तो 5 विकल्प कौन से में दे रखा है, तो इसमें जो है 5 विकल्प बी में दे रखा है, तो विकल्प बी जो है, सॉरी विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 गोले। कितने गोले बनाए जा सकते हैं 5 गोले बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, मान लो ये एबीसी कोई समबाहु त्रिभुज है, ए वी सी कोई समबाहु त्रिभुज है। अब इससे कह रहे हैं समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि एडी लंब बीसी, ए से एक लंब गिराओ शीर्ष लंब, इनमें डी मान लो, तो एडी जो है लंब है किस पे बीसी पे, तो आगे क्या कह रहे हैं, तो एडी स्क्वायर बराबर होगा, कह रहे हैं तो एडी स्क्वायर जो है ये जो है किसके बराबर होगा। हम जानते हैं कोई भी समबाहु त्रिभुज है, अगर उसमें हम शीर्ष से लंब गिराएं तो ये सामने वाली भुजा को आधा आधा करता है, जितना इधर होगा उतना इधर होगा, यानी बीडी और डीसी के सीडी कैसे होंगे बराबर होंगे। तो अगर ये लंब है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं, तो हम जानते हैं ये ए बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, अगर इसमें त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो क्या हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा ए बी, तो क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस का ए डी स्क्वायर, हमें मान चाहिए भैया ए डी स्क्वायर का, तो ए डी स्क्वायर केवल मान क्या हो जाएगा, तो बी डी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए बी स्क्वायर बी डी स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर ए डी स्क्वायर अपना ए डी स्क्वायर ही रहेगा। तो देख लीजिए पहले अगर हम ए बी की देखें, ये ए बी है, ये उतना ही बी सी होगा, समबाहु त्रिभुज है, तो ये वे और ये दोनों बराबर होंगे। अच्छा ये देखो, ये जब ये बी डी है, बी डी ये जो है बी सी का आधा है, तो ए बी का भी तो आधा होगा, तो हम बी डी की जगह लिख सकते हैं ए बी बटे 2, या बी डी को हम लिख लें 2, ए बी को हम लिख लें 2 बी डी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख ले रहे हैं 2 वी डी, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का वी डी का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए बराबर ए डी स्क्वायर। अब देख लीजिए 2 वी डी का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 वी डी स्क्वायर माइनस का 1 बी डी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। 4 बी डी स्क्वायर में से 1 बी डी स्क्वायर जाएगा तो ये बचेगा 3 वी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब देख लीजिए 3 बी डी स्क्वायर कोई विकल्प दे ही नहीं रखा है इसमें 3 बी डी स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, तो हम जानते हैं जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, तो अगर बी डी की बराबर बी डी जितना बी डी होगा उतना ही सी डी होगा, तो इसको हम बी डी को ये भी लिख सकते हैं 3 सी डी या डी सी, डी सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। तो इस तरह से देखिए ये कहाँ दिया है, तो ये इस विकल्प में दे रखा है, विकल्प नंबर ए में दे रखा है 3 डी सी स्क्वायर, तो विकल्प 1 में दे रखा है विकल्प ए में, तो ये विकल्प ए सही हो जाएगा 3 डी सी स्क्वायर। तो इस तरह से ये सेट नंबर 2 का यानी अग्रवाल अनसॉल्व्ड पेपर से ये 2023 का सेट नंबर 2 से हमने 1 से लेकर 20 तक जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हमने खत्म कर लिया है। देखिए सेट का जो कोड है
वो आपका है DB। कौन सा कोड? DW। कौन सा कोड है? DW। सेट नंबर है 2, 2023 वाला। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक हमने इस वीडियो में खत्म कर दिए हैं। आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उनको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए हमारे इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और देखिए, आप लोगों को हमने पिछले वीडियो देखा था, पिछले वीडियो में बहुत अच्छे लोग, कई लोगों ने देखा था, और उसके बाद हमने दूसरा तीसरा वीडियो देखा तो थोड़े कम लोगों ने देखा है। देखिए, अगर इसी प्रकार से अगर थोड़ा कम लोग देखेंगे तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही डाल रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आप लोग इसको अगर अच्छा फीडबैक देंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो कमेंट में लिखें, कमेंट में कुछ ना कुछ वीडियो के बारे में लिखें। अगर आपको वीडियो में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए, कोई सुधार चाहिए, तो भी कमेंट में लिखें। तो आपको जो भी चाहिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तब भी कमेंट में लिखें। कम से कम आप लोगों को बताओ, इतना मेहनत करते हैं, बताओ अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, और आप इतना मेहनत, आप इतना सा नहीं कर सकते हमारे लिए। कम से कम वीडियो को शेयर कर दें, हमारी वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में जो भी आपको इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो में वो भी लिख दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।